प्रिय छात्रों, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है डॉक्टर अमित की पाठशाला में। छात्रों, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने बात किया था इतिहास क्या है, इतिहास का विकास कैसे हुआ, इतिहास में कालक्रम को कैसे हम विभाजित करते हैं और साथ ही साथ पिछली क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि इतिहास को किस तरीके से हम प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री इन 3 फेजेस में विभाजित कर सकते हैं। छात्रों, पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था पैलेलिथिक एज के बारे में, यानी पूरा पाषाण काल के बारे में। फिर हम लोगों ने बात किया था मेसोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण काल के बारे में। और छात्रों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं न्यूलिथिक पीरियड या न्यूलिथिक एज, जिसको कि हम नवपाषाण काल भी कहते हैं। नवपाषाण काल का जो समय है वो 6000 बीसी से लेकर के और 1000 बीसी के बीच में आता है। छात्रों, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग समय आपको मिल सकता है। किसी किसी पुस्तक में आपको नवपाषाण काल का समय, जो प्रारंभिक समय है, वो 7000 बीसी भी मिल सकता है। जैसे कि अगर हम वैश्विक परिदृश्य में देखें तो वैश्विक परिदृश्य में जो नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक पीरियड है, उसकी शुरुआत लगभग 9000 बीसी में होती है। लेकिन भारत में जो सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य पाए गए हैं वो लगभग 7000 बीसी के आसपास या कहीं कहीं पे 6000 बीसी भी माना जाता है कि 6000 बीसी के आसपास में साक्ष्य जो है नवपाषाण कालीन बस्तियों के पाए गए हैं। तो इस तरीके से जो सर्वमान्य जो एक समय है वो लगभग 6000 बीसी के आसपास माना जाता है, जो कि नवपाषाण कालीन समय को दर्शाता है। तो छात्रों, शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। हम आज ये जो लेक्चर है जो कि नवपाषाण काल को अभी चर्चा जिस पे हम करेंगे। तो छात्रों, जो नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक एज जो शब्द है, नियोलिथिक शब्द जो है यानी नवपाषाण जो शब्द है, उसको सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किया था सर जॉन लुबाक ने। जॉन लुबाक एक ब्रिटिश इतिहासकार थे, ब्रिटिश एक शिक्षाविद थे, जिन्होंने कि सबसे पहले अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में चर्चा किया था नियोलिथिक शब्द के ऊपर। और जो नियोलिथिक शब्द है छात्रों, वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। नियो यानी कि नव और लिथिक मतलब पत्थर यानी स्टोन, यानी नव पत्थर काल, नए पत्थरों का काल। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो नवपाषाण काल है वो नियो और लिथिक 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है कि नवीन पत्थर। इसी कारण हम इस काल को नवपाषाण युग भी कहते हैं। तो जो न्यूलिथिक एज है वो नवपाषाण युग भी कहा जाता है, यानी न्यू स्टोन एज भी इसको हम कहते हैं। और छात्रों, ये जो काल है नवपाषाण काल, इसको नवपाषाणिक क्रांति भी कहा जाता है, यानी कि न्यूलिथिक रेवोल्यूशन भी इस काल को कहते हैं। इस काल को न्यूलिथिक रेवोल्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस काल में मानव के जीवन में, मानव के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए। वो परिवर्तन क्यों हुए, अभी हम आगे इस क्लास में ही चर्चा इसके विषय पर हम लोग विस्तार से करेंगे। तो छात्रों, अगर हम नवपाषाणिक मानव के जीवन को देखें या उसके आर्थिक गतिविधियों को देखें तो हम पाते हैं कि नवपाषाण काल में आकर के जो मनुष्य की जो तकनीकी थी वो काफी विकसित हो गई थी। मनुष्य जो है, जो पहले पूरा पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में यानी कि पैलेलिथिक एज और मेसोलिथिक एज में आकर के जो मनुष्य पहले की हंटिंग एंड गैदरिंग पर डिपेंडेंट था, यानी कि जानवरों का शिकार करना और उनका संग्रहण करना, इस काल में आकर के मनुष्य जो है वो भोजन संग्रहणकर्ता से आगे बढ़ के भोजन उत्पादक के रूप में बन गया। यानी कि द न्यूलिथिक मैन टर्न्ड इनटू अ फूड प्रोड्यूसर फ्रॉम फूड गैदरर्स, यानी कि फूड जो प्रोड्यूस करने का जो काम था इस काल में मनुष्य ने शुरू कर दिया था। छात्रों, इस काल में आकर के एग्रीकल्चर का काफी डेवलपमेंट हुआ, कृषि का विकास हुआ, जो जानवरों को जो डोमेस्टिकेशन था उसका शुरुआत हुआ। साथ ही साथ इस काल में आकर के जो पोट्री मेकिंग का जो एक सिस्टम था वो काफी डेवलप हुआ। मनुष्य जो है वो मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया था, साथ ही साथ उस पर रंगाई करना भी शुरू कर दिया था। तो ये कुछ विशेषताएं हैं इस काल की, जैसे कि कृषि का विकास, पशुओं को पालतू बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना और पत्थर के औजारों को रंगना। ये इस युग की कुछ खास विशेषताएं हैं। साथ ही साथ छात्रों, जैसे मैंने अभी आप लोगों से बोला है कि नवपाषाण कालीन जो समय है इसका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग काल इसको निर्धारित किया गया है। जैसे अगर हम विश्व के परिदृश्य में देखें
तो विश्व के परिदृश्य में जो नवपाषाण काल जो है वो लगभग 9000 BCE यानी कि बिफोर कॉमन एरा में माना जाता है। और जो भारत के परिप्रेक्ष्य में इसका जो एक उदाहरण मिलता है वो लगभग 7000 ईसा पूर्व के आसपास में मिलने लगता है। छात्रों, अगर हम देखें इस काल में, तो इस काल की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि इस काल में मनुष्य ने आग का प्रयोग करना सीख लिया था। हालांकि आग से मनुष्य परिचित पहले ही हो चुका था, मध्यपाषाण काल में ही मनुष्य आग से परिचित हो गया था, लेकिन आग को प्रयोग करना मनुष्य भोजन पकाने के रूप में इस काल में आके करता है। यानी कि आग से भोजन को पकाया जा सकता है, इसकी जानकारी जो है वो मनुष्य को नवपाषाण काल में आकर के लगी। और इस कारण हम देखते हैं कि मनुष्य ने भोजन पकाना शुरू किया और साथ ही साथ आग का प्रयोग अन्य कार्यों के लिए भी करना शुरू कर दिया, जैसे कि धातुओं को गलाने में या फिर अन्य कार्यों में भी मनुष्य ने आग का प्रयोग करना शुरू कर दिया। छात्रों, ये जो काल है नवपाषाण काल, इसमें अगर हम मनुष्य के जो टूल्स को देखें तो आप देख सकते हैं कि इस समय के जो टूल्स हैं इसमें मनुष्य पत्थर, यानी ये जो एज है नियोलिथिक, नियो मतलब नव, लिथिक मतलब पत्थर, तो इस समय पत्थर के नए नए रूप देकर के नए नए तरीके से पत्थरों को प्रयोग किया जाने लगा। जैसे कि आप देखेंगे कि ये कुछ पत्थर हैं, जैसे इन पत्थरों में होल करके और इसमें आधुनिक हथौड़े का प्रयोग, हैमर के रूप में इसका प्रयोग किया जाने लगा, या फिर गणासे या फिर जो कुल्हाड़ी होती है, कुल्हाड़ी के रूप में भी पत्थरों का प्रयोग होना इस काल में शुरू हो गया था। तो छात्रों, ये कुछ आप देख सकते हैं, ये कुछ इमेज के माध्यम से आपको कुछ उदाहरण मिलेंगे कि किस तरीके से इस समय के जो टूल्स थे वो विकसित हुए थे। छात्रों, अगर हम इस काल के कुछ महत्वपूर्ण जो कैरेक्टरिस्टिक्स की देखें, यानी कि नवपाषाण काल की कुछ विशेषताओं को अगर हम देखें, तो इस काल में जो मनुष्य है वो खाद्य उत्पादक बन जाता है। यानी कि इस काल में आकर के जो खेती है वो अपने विकसित अवस्था में आ जाती है। खेती का मनुष्य शुरुआत इस समय कर देता है। और जो मुख्य फसलें हैं, रागी हो गई, कुल्थी हो गई, और इसके साथ ही साथ हम चावल के भी प्रमाण इस साल में देखते हैं, गेहूं के प्रमाण भी इस समय देखा जाता है, और साथ ही साथ इस समय जौ का भी खेती का प्रमाण हमें मिलता है। साथियों, अगर इस काल में हम देखें तो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, यानी कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस भी इस काल में कई सारे हुए। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि नवपाषाण के काल में जो मनुष्य था वो पत्थरों के औजारों के निर्माण में अनेक तरह के उसने इनोवेशंस किए। जैसे कि पॉलिश पत्थरों पर करने शुरू किया मनुष्य ने, पत्थरों को घिस करके उसको नुकीला बनाना शुरू किया, और नुकीले औजार और बहुत शार्प औजार इस समय बनने शुरू हो गए। और ये औजार जो बनाए जाते थे ये क्वार्टजाइट पत्थरों के प्रयोग करके बनाए जाते थे। क्वार्टजाइट पत्थर एक विशेष प्रकार का पत्थर होता था। जैसे अगर हम इस चित्र को देखें तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये कुछ क्वार्टजाइट पत्थरों के बने हुए कुछ टूल्स हैं। यानी कि क्वार्टजाइट पत्थर वो पत्थर होता है जो बहुत लंबे समय तक धरती के अंदर एक निश्चित तापमान पर रहता है, जिस कारण इस पत्थर में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, यानी कि ये बहुत ही सॉलिड हो जाता है। जैसे छात्रों, अगर हम कुछ उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे हम अगर डायमंड की बात करें, हीरे की बात करें, तो हीरा भी एक तरीके से पत्थर ही है, लेकिन धरती के अंदर रहने से, काफी एक टेम्परेचर पर रहने से और काफी प्रेशर पर रहने से उसका जो आकार है या उसका जो संरचना है वो परिवर्तित हो जाती है। उसी प्रकार जो क्वार्टजाइट पत्थर होते हैं वो भी धरती के नीचे रहने से और धरती के अंदर कुछ टेम्परेचर, विशेष टेम्परेचर पर इनका भी जो एक संरचना है उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो इस कारण ये पत्थर बहुत सख्त हो जाते हैं, जो कि आगे टूल्स के रूप में बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो नवपाषाण कालीन मानवों ने इन क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग अपने टूल्स बनाने में किया था। तो क्वार्टजाइट के अलावा इस समय मनुष्य ने अन्य पॉलिश किए हुए पत्थरों का भी निर्माण शुरू कर दिया था। और साथ ही साथ छात्रों, अगर हम देखें इस काल में, तो इस काल में मनुष्य घिसे हुए पत्थरों का प्रयोग करता था और उस पर उसने पॉलिश करना शुरू कर दिया। यानी पॉलिश किया हुआ हाथ से बनाया गया कुल्हाड़ियों के लिए और अन्य एक सेल्ट्स नामक एक अन्य जो पत्थर था उसका भी इंसान ने प्रयोग करना शुरू कर दिया था। तो सेल्ट्स का उपयोग विशेष रूप से इस समय मनुष्य करने लगा था। तो क्वार्टजाइट के अलावा सेल्ट्स नामक पत्थरों का प्रयोग भी इस काल में टूल्स बनाने के लिए मनुष्य करना शुरू कर दिया था।
मैंने अभी आपको ये चित्र दिखाया है। इस चित्र के माध्यम से आप लोगों ने समझा होगा कि क्वार्टजाइट किस तरीके का पत्थर होता है। इसके साथ ही साथ छात्रों, अगर हम बात करें तो मिट्टी के बर्तन बनाने की जो कला है इस रूप में बहुत ज़्यादा विकसित रूप में दिखाई देती है। यानी कि कुछ हद तक पोट्रीज बनाने का हम मेसोलिथिक एज में भी देखते हैं, मध्य पाषाण काल में भी हम देखते हैं। लेकिन उस समय की पोट्रीज बहुत विकसित अवस्था में नहीं थी और बहुत कम संख्या में उस समय की पोट्रीज मिली हैं। लेकिन नवपाषाणकालीन अगर हम पोट्रीज को देखें, मिट्टी के बर्तनों को देखें, तो नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों में हम विशेष रूप से एक उन्नत देखते हैं। इसका कारण ये है कि इस समय मनुष्य ने कृषि करना शुरू कर दिया था। कृषि करने के कारण जो फसलों का उत्पादन होता था, उन फसलों को सुरक्षित रखने के लिए, उनको संग्रहित करने के लिए मनुष्य जो है वो मिट्टी के बर्तनों को बनाया करता था। और बड़े बड़े बर्तन इस काल में हमें दिखते हैं। जैसे आगे अभी हम एक इमेज अगर देखें तो आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं कि ये जो मिट्टी के बर्तन है ये काफी बड़े बर्तन हैं और इन बर्तनों का प्रयोग जो है मनुष्य जो फसलें उत्पादित होती थी उन उत्पादित फसलों को संग्रहित करने के लिए करता था। तो छात्रों, जैसा कि मैंने बात किया कि इस काल में जो मिट्टी के बर्तन हैं यानी पोट्रीज जो हैं वो काफी डेवलप थी और उनका विशेष तौर से प्रयोग जो खाद्यान्नों का जो उत्पादन होता था उनको संग्रहित करने के लिए किया जाता था और साथ ही साथ भोजन को पकाने के लिए, यानी कि खाना पकाने के लिए उत्पादन को खाने आदि में भी जैसे पोट्रीज का प्रयोग होता था। और साथ ही साथ इस समय में हम देखते हैं कि मिट्टी के बर्तन बड़े पैमाने पर हमें दिखाई देते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के जो मिट्टी के बर्तन हैं वो विशेष रूप से दिखाई हमें देते हैं। और इस अवधि में अगर हम देखें तो मिट्टी के बर्तनों को ग्रे वेयर या ब्लैक बर्निश्ड वेयर और मैट इम्प्रेस्ड वेयर के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। और नवपाषाण युग में जो इसका शुरुआती चरण है इसमें हम देखते हैं कि हस्त निर्मित मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। छात्रों, इस काल में आकर के मनुष्य ने चाक का प्रयोग शुरू कर दिया था। चाक के प्रयोग के द्वारा मनुष्य जो है वो मिट्टी के बर्तन बनाता था। चाक आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि आजकल के जो लोहार लोग जो कुम्हार कास्ट के जो लोग होते हैं वो लोग चाक के द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, जिसमें कि एक पहिया टाइप का होता है, पहिया गोल गोल घूमता है जिसके ऊपर मनुष्य मिट्टी रख के, गीली मिट्टी रख के उसको आकार देना शुरू करता है। तो चाक का प्रयोग यानी कि पहिए का प्रयोग मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए इस काल में किया जाना मनुष्य ने शुरू कर दिया था। जैसा कि छात्रों मैंने आप लोगों को दिखाया है, ये दो पोट्रीज हैं उदाहरण इसके। और जो ये आपको दूसरा चित्र दिख रहा है, ये जो चित्र है वो उस समय यानी नवपाषाण कालीन जो मनुष्य है उसका घर हुआ करता था। यानी कि इस तरीके से मनुष्य जो है वो त्रिभुजाकार या फिर चतुर्भुजाकार रूप में अपने घरों का निर्माण करता था। घरों के निर्माण करने में अभी हम आगे देखेंगे कि सरकंडे का और मिट्टी का प्रयोग मनुष्य करता था। तो अगर हम हाउस स्ट्रक्चर देखें छात्रों, तो आप देखेंगे कि जो न्यूलिथिक मनुष्य है वो खास तौर से रेक्टेंगुलर बना हुआ या सर्कुलर हाउसेस का प्रयोग करता था। यानी कि आयताकार और गोलाकार जो घर थे इस समय बनाए जाते थे। और साथ ही साथ नवपाषाण काल के लोग जो हैं वो नाव भी बनाना जानते थे। यानी कि फिशिंग वगैरह करने के लिए जो मछलियां हैं, मछलियां पकड़ने के लिए इस समय का मनुष्य जो है वो नाव भी बनाना मनुष्य ने शुरू कर दिया था। संभवतः कुछ स्तर पर मनुष्य ने अपना व्यापार भी इस समय शुरू किया होगा। तो हो सकता है कि कुछ छोटे स्तर पर व्यापार करने के लिए भी नदियों के सहारे और या नदियों में उतर करके मछलियां पकड़ने के लिए मनुष्य ने बोट्स बनाना इस समय शुरू कर दिया था। साथ ही साथ इस काल में मनुष्य ने सूती ऊनी कपड़े बनाने भी शुरू कर दिए थे। यानी कि मनुष्य ने कपड़ा बनना इस समय सीख लिया था। और जो नवपाषाण काल के लोग हैं वो अधिक संख्या में एक स्थायी जीवन इस समय जीना मनुष्य ने शुरू कर दिया। यानी कि इस समय हम देखते हैं कि जो सेटल्ड लाइफ है वो हमें दिखाई देती है। और छात्रों, सेटल्ड लाइफ जीने का यानी कि जो व्यवस्थित जीवन है, स्थायी जीवन है, उसकी शुरुआत होने का सर्वप्रमुख जो कारण था वो था कृषि का विकास। क्योंकि अब मनुष्य को अपने भोजन की तलाश में इधर उधर भटकना नहीं पड़ता था। एक स्थान पर रह के मनुष्य कृषि करता था और इस तरीके से जो बस्तियां हैं, स्थायी बस्तियां हैं, वो बस्तियां हमें इस समय दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो नवपाषाण काल की एक जो महत्वपूर्ण विशेषता है
वो है स्थायी जीवन का विकास होना। और इस स्थायी जीवन का विकास होने के कारण मनुष्य के अंदर एक सभ्यता का विकास हुआ है। यानी मानव जीवन में या मानव इतिहास में सभ्यता का विकास भी हम सर्वप्रथम इसी काल में देखना शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग छात्रों जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी को हम एक सभ्यता के रूप में जानते हैं। तो सभ्यता का जो मार्ग प्रशस्त हुआ, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित रूप में हमें दिखाई देती है, वो उसका विकास भी हम नवपाषाण काल में ही देखते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जो सिंधु सभ्यता का विकास हुआ था वो लगभग 2300 ईसा पूर्व के आसपास में हुआ था। जो अपने मैच्योर फेज जो है वो लगभग 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व का जो काल है वो जो मैच्योर फेज है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वही काल जो है वो नवपाषाण काल में भी हम समय में देखते हैं। तो इस काल में सभ्यता का विकास शुरू हो गया था, यानी सभ्यता के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया था। और इस काल में जो मनुष्य है उसने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग शुरू किया था। अब आगे छात्रों हम देखेंगे कि इसी काल में जो हम अभी चालकोलिथिक एज की हम बात करेंगे, ताम्रपाषाण युग की हम बात करेंगे। और ताम्रपाषाण युग जो है वो इस काल में यानी नवपाषाण काल से भी मिलता जुलता काल है। यानी कि ये नवपाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता के बीच का एक काल है, जो जिसको कि हम चालकोलिथिक एज भी कहते हैं। तो इस काल में छात्रों जो मनुष्य है वो सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग मनुष्य ने करना शुरू कर दिया था। जैसे अगर हम ये चित्र देखें छात्रों, तो आप देख सकते हैं कि मनुष्य ने अपना घर बनाना शुरू कर दिया है। और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर मनुष्य अपने अस्त्र शस्त्र भी बना रहा है और साथ ही साथ कुछ अपने दिनचर्या के कार्य को मनुष्य कर रहा है। तो इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो नवपाषाण कालीन मनुष्य है वो अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों को कर रहा है। छात्रों ये कुछ साइट्स हैं जो कि नवपाषाण कालीन साइट्स हैं। इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करें तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि जम्मू कश्मीर में 2 नवपाषाण कालीन क्षेत्र पाए गए हैं, जैसे कि बुरजहोम और गुफकराल करके हैं। इसके अलावा जो नवपाषाण कालीन बस्तियां हैं वो बस्तियां हमें ज्यादातर उत्तर भारत में, जैसे आधुनिक उत्तर प्रदेश, बिहार और आपका ये बंगाल का क्षेत्र हो गया, या फिर जो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हैं वहां पर भी नवपाषाण कालीन बस्तियां पाई गई हैं। और आधुनिक जो कुछ राजस्थान का क्षेत्र है यहाँ पे आहार संस्कृति पाई गई है। और इसके अलावा नवदा टोली है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो दक्षिण भारत में काफी सारी जो नवपाषाण कालीन बस्तियां हैं वो पाई गई हैं। छात्रों आप देख सकते हैं इस क्षेत्र में कि दक्षिण भारत में जैसे कि आधुनिक जो आपका कर्नाटक का क्षेत्र है या आंध्रा का क्षेत्र है या फिर तमिलनाडु का क्षेत्र है, वहां हमें काफी संख्या में नवपाषाण कालीन बस्तियां प्राप्त हुई हैं। तो इस चित्र के माध्यम से छात्रों आप लोग नवपाषाण कालीन बस्तियों को देख सकते हैं। छात्रों इसके बाद अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करें, नवपाषाण कालीन जो साइट्स हैं अगर उनकी बात करें, तो एक बहुत प्रमुख जो क्षेत्र है जिसको कि हम कोल्डिहवा या मेहरगढ़ कहते हैं। तो कोल्डिहवा जो है छात्रों ये आपका कोल्डिहवा जो पड़ता है वो इलाहाबाद के पास पड़ता है। और महागरा मेहरगढ़ में छात्रों मेहरगढ़ के बारे में अभी हम बात करेंगे आगे। तो कोल्डिहवा और महागरा करके 2 क्षेत्र हैं जो कि इलाहाबाद, जो आधुनिक इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का एक जिला, उसके पास में ये साइट्स हमें मिली हैं, कोल्डिहवा और महागरा करके। इस स्थान पर गोलाकार झोपड़ियों के साथ साथ कच्चे हस्त निर्मित मिट्टी के बर्तनों के प्रमाण भी मिले हैं। और छात्रों कोल्डिहवा से प्राचीन कालीन जो चावल के साक्ष्य हैं वो भी पाए गए हैं। और ये जो छात्रों ये चावल के जो प्रमाण हैं वो विश्व में प्राचीनतम चावल के साक्ष्यों में पाए गए हैं, यानी कि प्राचीनतम साक्ष्य चावल के यहाँ से पाए गए हैं। इसके अलावा छात्रों अगर हम बात करें मेहरगढ़ की, तो मेहरगढ़ आधुनिक जो बलूचिस्तान का क्षेत्र है पाकिस्तान का, वहां पर मेहरगढ़ है। और यहाँ से धूप में पकाई गई मिट्टी के ईंटों को प्राप्त किया गया है, यानी कि धूप में पकाए गए जो ईंटें थे उनसे घरों को बनाया जाता था इस काल में आकर के। और साथ ही साथ कपास और गेहूं जैसी फसलें भी इस काल में खूब मात्रा में हमें प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर हम अगर मेहरगढ़ की बात करें तो मेहरगढ़ में हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 किस्में हैं
यानी कि गेहूं की 3 किस्में और जौ की 2 किस्में यहाँ से प्राप्त होती हैं। और कच्ची ईंटों के आयताकार मकान के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। और साथ ही साथ यहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण भी हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो खोजें हैं मेहरगढ़ से संबंधित, उसकी मैंने अभी चर्चा किया। छात्रों, इसके अलावा अगर हम देखें तो बुर्जहोम एक और क्षेत्र है जो कि कश्मीर में पड़ता है। और बुर्जहोम में देखा है तो यहाँ से घरेलू कुत्तों को, यानी कि कुत्तों का जो डोमेस्टिकेशन है उसका हमें प्रमाण मिलता है। कुत्तों को पालतू बनाए जाने का प्रमाण मिलता है। और साथ ही साथ मालिक के साथ कब्र में कुत्तों को दफनाए जाने का प्रमाण भी हमें सर्वप्रथम बुर्जहोम से ही मिलता है। और यहाँ के जो लोग हैं वो गड्ढों में रहते थे, यानी कि यहाँ से कई सारे गर्तावास मिले हैं। गर्तावास मतलब कि जहाँ पर मनुष्य गड्ढों में अपना घर बना करके रहा करता था। और पॉलिश किए हुए पत्थरों के साथ साथ हड्डियों के बने हुए औजार भी यहाँ से काफी मात्रा में पाए गए हैं। तो ये कुछ छात्रों जो बुर्जहोम है कश्मीर में, ये जो आधुनिक जो श्रीनगर का क्षेत्र है उसके पास में ये पाया गया है। जैसे यहाँ से गर्तावास यानी कि गड्ढे पाए गए हैं, गड्ढे वाले घर बन पाए गए हैं। और छात्रों, एक अन्य विशेष जो बुर्जहोम के बारे में जो एक तथ्य है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि बुर्जहोम की जो खोज की थी वो 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन नामक विद्वान ने की थी। डी टेरा एवं पीटरसन, ये दो विद्वान थे जिन्होंने की इसकी खोज की थी इस क्षेत्र की। और यहाँ से जैसा मैंने बताया आप लोगों को कि कुत्तों को दफनाया गया उनके मालिकों के साथ में, इसका प्रमाण मिलता है बुर्जहोम से। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप एक नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा छात्रों, जो अगला महत्वपूर्ण स्थल है वो है आपका चिरांद। चिरांद बिहार में पड़ता है। और यहाँ से अगर आप देखें तो नवपाषाण काल के लोग हड्डियों के बने हुए औजारों का प्रयोग करते थे। इसके प्रमाण हमें चिरांद में मिलते हैं। तो चिरांद एकमात्र नवपाषाणकालीन स्थल है जहाँ प्रचुर मात्रा में हड्डियों के उपकरण हमें मिले हैं। और साथ ही साथ यहाँ से हिरणों के सींग से निर्मित भी कुछ हमें टूल्स प्राप्त होते हैं। इसके अलावा छात्रों अगर हम देखें तो अन्य जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं वो पिक्कलीहल है या ब्रह्मगिरी है या मास्की है या टेक्कल कोटा है या हल्लूर है। ये सारे कर्नाटका में क्षेत्र पड़ते हैं। और यहाँ से बहुत सारे जो लोग जो हैं वो पशुपालक पालन का कार्य करते थे। यहाँ से भेड़ बकरियां भी पाली जाती थी। और यहाँ से ये जो क्षेत्र है छात्रों, यहाँ से राख के ढेर मिले हैं। राख के ढेर, जैसे ये प्रश्न अक्सर पूछा था, ये जिस वगैरह में भी ये प्रश्न खूब आता है इस टॉपिक से संबंधित। बाकी लगभग हर गवर्नमेंट एग्जाम्स में इससे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से किन स्थानों से राख के टीले मिले हैं। तो राख के जो टीले या राख के जो ढेर मिले हैं वो पिक्कलीहल से, ब्रह्मगिरी से, मास्की से, टेक्कलकोटा, हल्लूर, ये कर्नाटक के क्षेत्र हैं, यहाँ से मिले हैं। और छात्रों, ये राख के टीले कैसे मिलते थे? तो जैसे हम देखते हैं कि आज के समय में भी अगर आप गाँव में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो जानवरों का जो मल होता है यानी गोबर जो होता है उसको किसान जो है एक जगह इकट्ठा करते हैं। और फिर आजकल के समय में तो जो इकट्ठा हुआ जो गोबर होता है कुछ समय बाद, 1-2 साल बाद, उसको किसान खेतों में डाल देते हैं जो कि खाद का काम करने लगता है, फर्टिलाइजर का काम करने लगता है। लेकिन उस समय मनुष्य को खेतों में फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग करने का इन गोबरों को मनुष्य का ज्ञान नहीं था। यानी कि मनुष्य ये नहीं जानता था कि इस गोबर का, यानी कि जो जानवरों के जो मल हैं, इनका प्रयोग हम खाद के रूप में भी कर सकते हैं, इसकी जानकारी नहीं थी। तो उस समय के लोग क्या करते थे कि इनको एक जगह पे इकट्ठा करते जाते थे। और जब ये टीले नुमा जब ज्यादा हो जाते थे तो उसमें लोग आग लगा दिया करते थे। और वही जो आग है वो आगे चल के राख के टीलों के रूप में इस समय उसका खोज हुआ है। यानी कि समय के साथ ये जो राख के टीले हैं इन पे मिट्टी उट्टी जमती चली गई होगी, ये टीलों के रूप में परिवर्तित हुए होंगे। और आधुनिक जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जब इन्होंने इन टीलों की खुदाई की होगी, इस जब खोज की होगी, तो यहाँ से राख के टीले मिले होंगे। तो इस तरीके से छात्रों आप समझ सकते हैं कि इस समय राख के टीले कैसे विकसित हो गए होंगे। इसके अलावा छात्रों अगर हम देखें तो बेलन वैली जो है ये काफी इम्पोर्टेंट एक साइट है जो कि विंध्य के उत्तरी भाग और नर्मदा घाटी के मध्य का भाग है। यहाँ से 3 चरणों, यानी कि अगर हम देखें बेलन घाटी को, छात्रों पिछले क्लास में भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि बेलन घाटी एक ऐसी घाटी है, यानी एक ऐसा स्थान है
जहां से हमें तीनों ही चरण यानी कि प्री हिस्ट्री के तीनों फेजेस यानी कि पैलेolithic एज, मेसोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज, तीनों ही काल का प्रतिनिधित्व करती थी ये क्षेत्र। यानी बेलन घाटी तीनों ही कालों, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण कालीन जो समय है उसको, उसका प्रतिनिधित्व यह जगह करती थी। यानी कि तीनों ही जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण कालीन मनुष्य इस स्थान पर निवास करते थे बेलन घाटी में। छात्रों, इसके अलावा ये कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जैसे कि आप कुलडीहवा को उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। कुलडीहवा उत्तर प्रदेश में है और ये बोलन नदी इलाहाबाद के पास स्थित है, इलाहाबाद के दक्षिण में स्थित है। और यहाँ के उत्खनन में 6500 ईसा पूर्व के आसपास धान की खेती का प्रमाण मिला है छात्रों। तो आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं कि जो कुलडीहवा है, कुलडीहवा से 6500 ईसा पूर्व के आसपास धान की खेती का प्रमाण जो है वो हमें प्राप्त होता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो गुफकराल एक और क्षेत्र है कश्मीर में, जैसा मैंने अभी आप लोगों से बात किया, कश्मीर में है। यहाँ से भी हमें गर्तावास और हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। और साथ ही साथ छात्रों, अगर हम बात करें तो इसके अलावा कुछ और भी जो क्षेत्र हैं, जैसे कि चौपानी मांडो है। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, इलाहाबाद के निकट ये भी है। यहाँ मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियां मिली हैं। मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियां, छात्रों ये प्रश्न पूछ सकता है कि मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियां कहाँ मिली हैं, तो ये मिली है चौपानी मांडो से। और यहाँ पे ज्यामितीय आकार के कुछ सूक्ष्म पाषाण, हस्त निर्मित जो पाषाण मृदभांड है वो मिले हैं। तो हस्त निर्मित मृदभांड हमें मिले हैं चौपानी मांडो से। तो छात्रों, ये कुछ ऐसे साइट्स हैं जो कि नवपाषाण कालीन साइट्स हैं जो कि हमें मिले हैं। तो छात्रों, आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि जो नवपाषाण काल है यानी जो न्यूलिथिक एज है, इसको हम नवपाषाण कालीन क्रांति भी कहते हैं। नवपाषाण कालीन क्रांति क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में हम देखते हैं कि जो मनुष्य है वो स्थायी जीवन जीना शुरू करता है, कृषि का विकास होता है, आर्थिक गतिविधियां शुरू होती हैं। साथ ही साथ इस काल में हम देखते हैं, जैसे छात्रों अगर हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो इस काल में आकर के, नवपाषाण काल में आकर के जो मनुष्य है उसकी संस्कृति और सभ्यता का भी विकास हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है। जैसे कि मनोरंजन के साधनों का विकास होता है, यानी मनुष्य नृत्य करना शुरू करता है। साथ ही साथ आखेटक प्रमुख इस काल में भी बना रहा। और जैसे भीमबेटका के जो चित्र हैं छात्रों, उसमें भी हम देख सकते हैं कि इस काल में आकर के किस तरह से मनुष्य अपनी कला और संस्कृति का विकास करता है। इस समय में आकर के हम देखते हैं कि रंगों का प्रयोग होना शुरू हो जाता है, यानी कि वस्त्रों के निर्माण में, और वस्त्रों की रंगाई भी मनुष्य शुरू कर देता है। और मैंने आप लोग बताया ही है कि अग्नि का प्रयोग मनुष्य फसलों को पकाने के लिए इस समय, यानी कि जो खाद्यान्न जो है उनको पकाने के लिए इस समय करना शुरू करता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इस समय जो शव हैं, शवों का अंत्येष्टि भी करना मनुष्य शुरू कर देता है, यानी कि जो मृत लोग हैं उनका अंत्येष्टि संस्कार भी इस समय प्रारंभ हो जाता है। और साथियों, अगर हम इसके अलावा कुछ और चीजों की बात करें, अगर कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें, तो मेहरगढ़ का जो क्षेत्र है, मेहरगढ़ से गेहूं की 3 एवं जौ की, जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि 2 किस्में मिली हैं जौ की। तो इस कारण जो बलूचिस्तान का जो क्षेत्र है, बलूचिस्तान के क्षेत्र को रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। रोटी की टोकरी भी कहा जाता है बलूचिस्तान के क्षेत्र को। इसके अलावा छात्रों, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, मैंने आप लोगों से इसके बारे में बात किया। फिर आगे हम मिलते हैं, नेक्स्ट चारकोलिथिक एज के बारे में हम लोग बात करेंगे। छात्रों, आप सब लोग पढ़ाई करते रहिए, कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। शुभ रात्रि।